आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 61 लाख पार, 24 घंटों में मिले 70,589 मामले। भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,292 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 70,589 मामले सामने आए हैं। इस संक्रमण के 60 लाख मामले रिपोर्ट करने वाले दुनिया का दूसरा देश भारत बन चुका है। यहाँ भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका पहला देश है जहां सोमवार को 776 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मृतकों की संख्या अब यहां पर भारत में 96,318 हो चुकी है। 24 घंटों में 85,154 लोग रिकवर हुए। इसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के साथ साथ संक्रमण के 51,01,000 यहाँ पर ठीक होने के वाले लोगों की संख्या 51,01,398 पहुँच गई है। फिलहाल 9,47,576 अभी एक्टिव केस भारत में है। वही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामलों में दूसरे नंबर पर भारत है। यही नहीं, सबसे ज्यादा मौतों के मामले में तीसरे नंबर पर भारत है। साथ ही भारत ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 82% है। मतलब ये है कि अब 100 मरीजों में से भारत में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। वही देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना केस 13 लाख से ज़्यादा हो चुके। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। ICMR के मुताबिक 28 सितंबर तक भारत में कुल कोरोना के 7,31,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपलिंग की टेस्टिंग कल की गई थी। राहत की बात यह कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की संख्या में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.57% हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में 16% हो गई है। साथ ही रिकवरी रेट ठीक होने की दर भी भारत में 83% पर है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार को 11,991 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 180 मरीजों का इलाज के दौरान यहाँ पर मौत हुई है। 19,932 लोग महाराष्ट्र में ठीक हो चुके हैं। अब तक यहाँ पर 13,51,153 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को 1984 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले दिल्ली में रविवार को 3,292 और शनिवार को यहाँ पर 3,372 और शुक्रवार को 3,827 केस आए थे। पिछले दिनों की तुलना में यहाँ एक्टिव केसों की संख्या 10% से कम हो गई है। सोमवार को एक दिन में कोरोना वायरस के यहाँ पर 33 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। यहाँ अब तक 4,252 लोगों की मौत कोरोना की कारण हो चुकी है। वही उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 3,790 नए मामले सामने आए, जबकि 5,382 लोग यहाँ ठीक हुए हैं। यहाँ भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ मामले 3,21,000 के पास पहुँच चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,28,000 नए मामले सामने आए, जबकि 2,36,000 लोग इस वायरस से उभरकर ठीक हुए। वाहन चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल पर नहीं कटेगा चालान, लेकिन माननी होगी ये बड़ी शर्तें। ड्राइविंग करते समय फ़ोन पर बात करने को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन के अंतर्गत रखा गया है। ड्राइविंग के समय अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको भारी भरकम चालान भरना पड़ सकता है। यही नहीं, सिर्फ आपके लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, बल्कि कार में बैठी सवारियों के लिए भी ये खतरनाक है। हालांकि अब नए नियमों के मुताबिक आप कार चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ खास शर्तों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। दरियाल मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 में यहाँ पर कार चलाते समय फ़ोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम बनाए गए और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। हालांकि कार चलाते समय कई बार फ़ोन पर नेविगेशन देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की जरूरत को देखते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। वहीं कई वाहनों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को फ़ोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है, लेकिन कई बार चलते वाहनों में चालकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है। वाहन चालक अब अपने फ़ोन पर नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चालान नहीं कटेगा, लेकिन आपको फ़ोन पर बात करते हुए किसी चालक को पकड़ा गया तो उसके ऊपर जुर्माना उनको भरना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इस बार नहीं होंगे नवरात्रि के कार्यक्रम, गरबा और डांडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस बार नवरात्रि के दौरान राज्य में होने वाले गरबा और डांडिया समेत
अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। नवरात्र को 20 दिन से भी कम समय का बचा है। साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बहुत चिंताजनक बन चुकी है। राज्य सरकार ने 16 बिंदुओं का सर्कुलर जारी करके इसकी जानकारी दी है कि नवरात्र, दुर्गा पूजन और दशहरा जैसे त्योहारों को बेहद सरल तरीके से मनाए जाने की जरूरत है। इस साल नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, वहीं दशहरा 25 अक्टूबर को पड़ेगा। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार भीड़ को आकर्षित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने वालों को सरकार ने सलाह दी है कि वे इन आयोजनों के जगह पर स्वास्थ्य संबंधी कैंप जैसे आयोजन करें, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकते हैं। मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के अनुसार राज्य में मंझे कुटुंब मंझी जवाबदेही, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी पहल को प्रचलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू के खिलाफ सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं गरबा के आयोजन पर प्रतिबंध कर कोरा केंद्र डांडिया संयोजक गणेश नायडू ने कहा कि हम दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन बेहतर होगा कि हमें विश्वास में सरकार लेती। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग की तरह हम मैदान में परफॉर्मेंस का प्रसारण करने का प्रस्ताव भी कर सकते थे। कम से कम इससे कलाकारों को मदद मिलती, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देश उस पहलू का स्पष्ट नहीं है। नवरात्र और दुर्गा पूजा के लिए सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस मिट्टी से बनी पारंपरिक मूर्तियों के बजाय धातु से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ऐसे मामलों में जहां धातु आधारित मूर्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, वहीं लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आधारित मूर्तियों का पूजा करने का आग्रह किया है, जिन्हें घर में कृत्रिम या विसर्जन टैंकों में विसर्जित किया जा सकता है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अशोक गहलोत सरकार अब IAS और IPS और गैजेट अधिकारियों की तर्ज पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। जल्दी ही सभी कर्मचारियों के लिए सालाना अपनी चल संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों का सालाना वेतन वृद्धि उनकी रोक दी जाएगी। वहीं CM गहलोत ने मंगलवार को ACB के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान इसको लेकर निर्देश दिए हैं। CM ने गैजेटेड ऑफिसर्स की ओर से हर साल की जाने वाली संपत्ति की घोषणा को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। CM ने कहा है कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को भी यहाँ पर उजागर करने पर ACB को मदद मिलेगी। वहीं अभी केवल गैजेट ऑफिसर के लिए ही हर साल संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्यता है, बाकी सब कर्मचारियों को इस दायरे से बाहर रखा गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत के लिए ACB की हेल्पलाइन 1064 के अधिक से अधिक प्रचार पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी कार्यालयों में इस हेल्पलाइन की जानकारी देने वाले पोस्टर चिपका दिए जाएं। बैठक में बताया गया कि करीब 3 माह में इस हेल्पलाइन पर आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग और रिश्वत मांगने के 1107 शिकायतें प्राप्त हुई। इसके आधार पर ब्यूरो को 25 कार्रवाई करने में सफलता मिली है। गहलोत ने शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उचित संरक्षण दिया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सितंबर महीने में रिकॉर्ड स्तर पर 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर सोने की कीमत 51,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। इस दौरान कीमतों में 5,500 रुपये का यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीलरों की मांग बढ़ने पर दुनिया भर में सोने की कीमतें लगातार गिर रही है। हालांकि मंगलवार को विदेशी बाजारों में लौटी खरीदारी के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई है। इसी का असर घरेलू सराफा बाजारों में भी दिख रहा है। दिल्ली सराफा बाजारों में 10 ग्राम सोने के दाम 763 रुपये तक बढ़ गए हैं। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतों में भी 1321 रुपये की तेजी आई है। वहीं एक्सपर्टों का कहना है कि विदेशी बाजार के साथ साथ घरेलू बाजारों में भी यहाँ पर मंगलवार को सोने में तेजी दिखी। निवेशकों की नज़र अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बीच होने वाले डिबेट पर लगी है। इसके अलावा अमेरिका में राहत पैकेज से जुड़े नए विधेयक पर भी नजरें हैं। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 763 रुपये बढ़कर ये 51,367 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुँच गए हैं। इसके अलावा पिछले सत्र यानी सोमवार को कारोबार का अंत में यहाँ पर 50,704 रुपये प्रति 10 ग्राम पर सोना बंद हुआ था। वहीं गोल्ड की तरह चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। मंगलवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम
1321 रुपये बढ़कर 61,919 रुपये पर 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं से ठीक एक दिन पहले सोमवार को 7,598 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं HDFC सिक्योरिटी के विशेष विश्लेषक दीपक पटेल ने बताया कि दिल्ली सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 33,663 रुपये बढ़ गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख को दर्शाता है। इनका कहना है कि रुपए में आई कमजोरी का असर भी यहाँ पर सोने की कीमतों में दिख रहा है। घरेलू बाजारों में सोने की शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी दिखी। वहीं MXC पर सोने के अक्टूबर वायदा बाजार में यहाँ पर 67 रुपये यानी 0.13% चढ़कर ये 50,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं सोमवार को अक्टूबर वायदा बाजारों में 50,143 रुपये 10 ग्राम पर सोना बंद हुआ था। मंगलवार को चांदी भी अच्छी यहाँ पर दिखी थी। वहीं MCX पर शुरुआती कारोबार में यहाँ पर 289 रुपये यानी 0.48% चढ़कर चांदी 60,765 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।